इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह हजारों साल पहले मनुष्य ने इस धरती पर सरवाइव किया। कहानी शुरू होते ही हमें 20,000 साल पुराना यूरोप दिखाई देता है। कुछ आदिवासी लोग रेंगते हुए जंगली भैंसों का शिकार करने वाले होते हैं और भैंसों पर अचानक से हमला बोल देते हैं। ये देख सभी भैंसे भागने लगते हैं और भागने के कारण वो खाई में गिरने लगते हैं। कुछ भैंसे खाई में गिरने से बच जाते हैं और वापस उन लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन वे सभी लोग बचकर निकल जाते हैं। इनमें से एक भैंसा एक लड़के को सिर से मारकर नीचे गिरा देता है और उस लड़के को अपने सींगों में फंसाकर घसीटता हुआ खाई की ओर ले जा रहा होता है। तभी उन लड़कों में से उनका मुखिया लड़के को बचाने के लिए उस भैंसे पर भाला मार देता है, परंतु तब तक भैंसा लड़के को खाई में फेंकने के लिए हवा में उछाल देता है। तभी अचानक से सीन बदल जाता है और हमें एक सप्ताह पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ लड़के पत्थर के औजार बना रहे होते हैं। यहीं पर बहुत सारे आदिवासी अपने झोपड़ों के साथ दिखाई देते हैं, जहां दो व्यक्ति कुछ नौजवानों के द्वारा बनाए गए औजारों का निरीक्षण कर रहे होते हैं। उन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उस कबीले का वही मुखिया होता है जो भैंसे पर भाला मारता है। उसका नाम ताऊ होता है। वो दोनों उन नौजवानों में से दो लड़कों को सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से एक लड़का ताऊ का बेटा होता है जिसका नाम केड़ा होता है। ये वही लड़का होता है जिसे वो भैंसा खाई में फेंकने के लिए हवा में उछालता है। लेकिन हम एक सप्ताह पहले का सीन देख रहे हैं, जब केड़ा के शिकारी बनने की ट्रेनिंग चल रही होती है। ताऊ अपने गले की माला केड़ा को पहनाकर कहता है कि अब तुम तैयार हो, अब से तुम हमारे साथ शिकार पर चल सकते हो। सीन बदलता है और हम ताऊ और उसकी पत्नी को बात करते हुए देखते हैं। ताऊ की पत्नी ताऊ को कहती है कि हमारा बेटा अभी शिकार के लिए तैयार नहीं है, पर ताऊ कहता है तुम उसे अब जितना कमजोर समझ रही हो वो उतना कमजोर नहीं है। उसे शिकार के लिए तैयार होना होगा और उसे अपने आप को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाद उसे ही इस कबीले का मुखिया बनना है। सीन चेंज होता है और अब कबीले के सभी तैयार शिकारी अपने अपने परिवार से मिलकर सर्दियों के भोजन के लिए शिकार के लिए निकलते हैं, जिनके साथ केड़ा भी होता है। केड़ा की माँ केड़ा को लेकर बहुत चिंतित दिखाई देती है और अब वे वहाँ से निकल जाते हैं। रात होने पर सभी एक जगह पर रुककर सुबह वापस निकल पड़ते हैं और वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उनके पूर्वजों ने रास्ता पहचानने के लिए पत्थरों का स्मारक बना रखा होता है। आगे बढ़ते हुए वे सामने कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं जो कि किसी और कबीले के होते हैं और ताऊ के दोस्त होते हैं। अब वो सभी साथ में शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे एक जंगली सूअर को पकड़ते हैं। ताऊ केड़ा को उस सूअर को मारने के लिए कहता है, पर केड़ा उस सूअर को नहीं मार पाता, क्योंकि केड़ा ने पहले कभी किसी जानवर को नहीं मारा होता है। अब ताऊ खंजर से सूअर को मारकर केड़ा को कहता है कि हम इन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए मारते हैं, और केड़ा को याद दिलाता है कि जंगल का नियम है, जो ताकतवर है वही जिंदा रह सकता है। रात होते ही वो सभी आग के पास बैठकर कुछ खा रहे होते हैं। तभी कुछ हलचल होती है और ताऊ सभी को चुप रहने का इशारा करता है, जिससे सभी सचेत हो जाते हैं और धीरे से अपने हथियार अपने हाथों में लेने लगते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जानवर उनके नजदीक ही घूम रहा हो। सभी जल्दी से अपने भालों के साथ खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि कोई जानवर उनके पास से गुजर गया है और वो वापस नीचे बैठ जाते हैं। तभी अचानक से एक शेर उनमें से एक लड़के को उठा ले जाता है और उसे अंधेरे में अपना शिकार बना लेता है। सुबह वे सभी उस लड़के की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और पत्थरों का एक छोटा सा स्मारक बनाकर वहां से निकल पड़ते हैं। वो धीरे धीरे घने जंगल को पार करते हैं। रात होने पर सभी एक गुफा में आराम करते हैं और केड़ा अपने पिता के साथ अपने हाथ पर आसमान के तारों जैसे निशान बनवाता है, जिससे घर का रास्ता पहचानना आसान होता है। और अब वे दोनों पहाड़ी पर अंधेरे में एक भेड़िए को देखते हैं, जो कि भेड़ियों का सरदार यानी मुखिया होता है और जिसे ताऊ एल्फा नाम देता है। वो अपने बेटे को मुखिया यानी एल्फा होने के गुण बताता है। सुबह होते ही वो निकल पड़ते हैं और रास्ते में वो जानवरों के पैरों के निशान और उनके गीले मल यानी कि गीले गोबर को देखते हैं। गोबर गीला होता है तो उन्हें पता चलता है कि कुछ जानवर अभी अभी यहाँ से आगे गए हैं। अब वो सभी अपनी बॉडी पर गीली मिट्टी मलने लगते हैं ताकि वो जानवरों की नज़र से छुप सके। अब हम वही मूवी के शुरुआत वाला सीन फिर से देखते हैं, जिसमें वो सभी रेंगते हुए भैंसों के शिकार के लिए तैयार होते हैं। अब ये मूवी प्रेजेंट में चलने लगती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि केड़ा उस खाई में नहीं गिरता और एक चट्टान को पकड़कर लटक जाता है और सभी लोग उस चट्टान के पास आकर नीचे देखते हैं और ताऊ केड़ा को कहता है कि हार मत मानना। तभी केड़ा के हाथ से पकड़ा हुआ हिस्सा टूट जाने से
वो चट्टान से टकराते हुए चट्टान के बीच में ही गिर जाता है और खाई में गिरने से बच जाता है। अब ताऊ अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे उतरने लगता है, पर बाकी सभी साथी उसे नीचे उतरने से रोक लेते हैं क्योंकि केड़ा तक पहुंचना नामुमकिन होता है और वो सभी सरदार को खोना नहीं चाहते थे। और वो सभी बोलते हैं कि केड़ा मर चुका है, तुम हमारे मुखिया हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है हम सबको घर तक ले जाना। परंतु ताऊ वहां से नहीं हिलता और अपने बेटे केड़ा को आवाज देता रहता है। बाकी सभी लोग खाई में उतरकर मरे हुए भैंसों को अपने साथ ले लेते हैं। अब रात हो चुकी होती है, पर ताऊ अपने बेटे को आवाज देता रहता है। ताऊ के साथी उसे समझाते हैं कि केड़ा मर चुका है, पर ताऊ ये सब समझने को तैयार नहीं होता है। अब जब सुबह तक केड़ा नहीं जागता तो ताऊ को उनकी बात माननी पड़ती है और सुबह होते ही सभी उसे मरा समझकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और एक छोटा सा पत्थरों का स्मारक बनाकर वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम एक गिद्ध को केड़ा के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं। जैसे ही वो केड़ा को नोचने लगता है और एकदम से केड़ा की आंख खुलती है। केड़ा गिद्ध को चट्टान पर पटक कर खाई में फेंक देता है। दरअसल केड़ा मरा नहीं होता है, जबकि बेहोश हुआ होता है। वो जागते ही अपने पिता को आवाज लगाता है, पर वो सब जा चुके होते हैं। अब केड़ा उस चट्टान से खाई में धीरे धीरे उतरने की कोशिश करने लगता है और तभी जोरों से बारिश होने लगती है, जिससे खाई में पानी भर जाता है और केड़ा उस पानी में छलांग मार देता है। पानी में गिरने के कारण वो बच जाता है और सारा पानी बह जाने के बाद उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पिता ताऊ को आवाज लगाता है, पर आवाज देने से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो सब वहां से जा चुके होते हैं। नीचे गिरने से उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है और अब वो उस पैर पर लकड़ी बांधकर चलने लगता है। अपने पिता को ढूंढता हुआ चट्टान के ऊपर उसी जगह पहुंच जाता है जहां से वो नीचे गिरा था और वो देखता है कि सब लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर एक पत्थरों की छोटी सी स्मारक बना रखी होती है। केड़ा गुस्से में उन पत्थरों को लात मारकर नीचे गिरा देता है और लेट जाता है। तभी उसे भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो अचानक से उठ जाता है और उसे कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं। वो वहां से भागने लगता है और रात में एक सूखे पेड़ के तने पर चढ़कर सो जाता है। सुबह होते ही केड़ा पानी भरने नीचे उतरता है। पानी भरकर एक छोटी चट्टान के किनारे बैठा होता है कि अचानक से भेड़िए उसके सामने आ जाते हैं। अब वो भागने लगता है, भागकर उसी सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है, पर चढ़ते हुए एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है तो वो उस भेड़िए को अपने खंजर से घायल कर देता है। रात में वो उसी तने पर सो जाता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सभी भेड़िए जा चुके होते हैं, परंतु घायल भेड़िया वहीं पड़ा होता है। अब वो अपने खंजर को एक लकड़ी पर बांधकर भाला बनाता है। उस भाले से घायल भेड़िए को मारने लगता है, पर अचानक उसे दया आ जाती है और वो उसे मार नहीं पाता और लकड़ी पर बंधे खंजर को खोलकर उसी रस्सी से भेड़िए का मुंह बांध देता है ताकि वो उसे काट ना सके। और अब वो उस भेड़िए को गोद में उठाकर नदी के किनारे ले जाता है जहाँ केड़ा उसके घाव को पानी से साफ करता है। रात होने लगती है तो केड़ा भेड़िए को लेकर एक सुरक्षित गुफा में चला जाता है। गुफा में केड़ा अपने पैर पर बंधी लकड़ी को खोलकर अपने फ्रैक्चर पैर को देखता है जो अभी तक पूरा सही नहीं हुआ होता है। सुबह होते ही वो कुछ जड़ी बूटियां कूटकर अपने घाव पर लगाता है। तब तक भेड़िया भी जाग चुका होता है और भेड़िया अपने मुंह पर बंधी रस्सी खुद ही खोल देता है, पर वो केड़ा पर हमला नहीं करता। केड़ा डरते हुए उसे पानी पिलाता है और यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। अब केड़ा भेड़िए के घाव को साफ करता है और उस पर कुछ कीड़ों को डालता है जिससे घाव जल्दी भर जाए और वही कीड़े वो दोनों भी खाते हैं। अब केड़ा बाहर जाकर एक खरगोश को मार कर लाता है जिसे वो खाता है और कुछ टुकड़े भेड़िए को भी देता है। रात होती है और भेड़िया अपने झुंड को याद करने लगता है। इसी के साथ केड़ा का पैर भी ठीक हो गया होता है। अब वो हाथ पर बने निशानों से अपने घर की दिशा देखने लगता है और भेड़िए से बातें करने लगता है। सुबह होते ही केड़ा अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और भेड़िए को भी जाने के लिए कहता है, पर भेड़िया वहाँ से नहीं हिलता और केड़ा वहाँ से निकल जाता है। अब भेड़िया भी उसके पीछे चल देता है और केड़ा के पीछे पीछे आता रहता है। रात होते ही वो दोनों एक जगह आग जलाकर सो जाते हैं। अब वो दोनों एक जानवर का शिकार करते हैं, उसे पकाकर खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होते ही वो दोनों झील में नहाते और मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं और मछली खाकर वहां से निकल पड़ते हैं। केड़ा कहता है कि मैं तुम्हें अल्फा नाम से बुलाऊंगा। अब सर्दियों का मौसम आ चुका होता है। आगे जाते हुए अब उन्हें एक बर्फीला मैदान दिखाई देता है। बर्फीले मैदान में वो दोनों एक सुअर का शिकार करते हैं। रात में वो आग के पास बैठे होते हैं कि तभी एक काला भेड़िया वहां आ जाता है
और केड़ा हमले के लिए भाला लेकर खड़ा हो जाता है, पर एल्फा उस काले भेड़िए से मिलने लगता है और ब्लैक भेड़िया और उसके साथ आए भेड़िए वहां से चले जाते हैं। ये सब एल्फा के साथी होते हैं जो कि एल्फा को लेने आए होते हैं। अब केड़ा एल्फा को अपने परिवार और साथियों के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि केड़ा अच्छी तरह से जानता है कि परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल है। और एल्फा केड़ा की ओर इस तरह देखता है जैसे वो केड़ा को अलविदा कह रहा हो, और फिर एल्फा वहां से चला जाता है। सुबह होते ही बर्फीली आंधी में केड़ा अपने घर के लिए निकल पड़ता है। पूरे दिन चलने के बाद रात होने पर केड़ा एक गुफा में लेट जाता है और अपने परिवार को याद करने लगता है। सपने में उसे अपने माँ और पिता दिखाई देते हैं और वो अचानक से उड़ जाता है। अब वो बर्फीले मैदान को पार करने लगता है। तभी उसे कुछ भेड़िए शिकार को खाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें एल्फा भी होता है, और वो एल्फा को आवाज लगाते हुए दौड़ने लगता है। तभी अचानक से बर्फ की परत टूट जाती है और वो अंदर गिर जाता है। दरअसल वो एक झील होती है जो कि ऊपर से बर्फ से जम गई होती है। अब वो बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगता है। एल्फा भी उसे निकालने के लिए बर्फ की परत पर कूदने लगता है, पर एल्फा बर्फ की परत नहीं तोड़ पाता। तभी केड़ा अपने खंजर से बर्फ की परत तोड़कर बाहर निकल आता है और अब एल्फा भी उसे ऊपर खींच लेता है। अब केड़ा आग जलाकर बिना कपड़े आग के पास एल्फा को लेकर सो जाता है। कुछ देर आग के पास सोने के बाद एल्फा और केड़ा वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी और एक आदमी दिखाई देता है। इतने दिनों बाद किसी इंसान को देखकर केड़ा बहुत खुश हो जाता है और केड़ा मदद के लिए दौड़कर उसके पास आता है तो देखता है कि वो इंसान तो ठंड से जमकर मर चुका है। उसकी झोपड़ी में जाने पर उन्हें वहां खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और केड़ा उदास हो जाता है। अब केड़ा और एल्फा उस मरे हुए आदमी का धनुष और तीर लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें सामने बर्फीला तूफान दिखाई देता है और पीछे देखने पर लकड़बग्घों का एक झुंड उनका पीछा कर रहा होता है। इसलिए वो दोनों वहां से तूफान में भागने लगते हैं। भागते भागते वो दोनों एक गुफा में घुस जाते हैं और लकड़बग्घों के अंदर आने का इंतजार करने लगते हैं ताकि तीर मारकर उन्हें मार सके, लेकिन लकड़बग्घे आगे निकल जाते हैं। तभी एल्फा को गुफा में कोई जानवर महसूस होता है जो कि एक ब्लैक पैंथर होता है। वह केड़ा पर हमला कर देता है, लेकिन एल्फा केड़ा को बचाने बीच में कूद जाता है और पैंथर और एल्फा लड़ने लगते हैं। तभी केड़ा पैंथर पर तीर चला देता है जिससे पैंथर मर जाता है, परंतु एल्फा पैंथर के हमले से बहुत घायल हो गया होता है। अब केड़ा एल्फा के घाव पर सेक करता है और एल्फा को पूरी लाइफ अपने साथ रखने का वादा करता है और सुबह होते ही दोनों निकल पड़ते हैं। अब वो उस स्मारक के पास पहुंचते हैं जहां से केड़ा शिकार के लिए अपने पिता के साथ निकला था। उसे महसूस होता है कि अब वो घर के नजदीक आ चुका है और वो खुश हो जाता है, परंतु बहुत ज्यादा बर्फीली हवा चल रही होती है। इतनी बर्फीली हवा के कारण केड़ा की तबीयत खराब होने लगती है और वो खांसने लगता है और उस खांसी के साथ खून आने लगता है। रात होने पर दोनों सो जाते हैं। सुबह वो दोनों वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब एल्फा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो चलते चलते बर्फ में गिर जाता है। एल्फा उठ नहीं पाता तो केड़ा उसे अपने गोद में उठाकर ले जाने लगता है और अब दोनों थक कर बर्फ में ही सो जाते हैं। सपने में केड़ा अपनी माँ और पिता को देखता है और वह फिर से उठ जाता है। वो एल्फा को लेकर चल पड़ता है और कुछ देर चलने पर उसे अपना कबीला दिखाई देता है। वह अपना घर देखकर खुश हो जाता है। कबीले वाले केड़ा और एल्फा को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब केड़ा कबीले के पास आकर थकान से बर्फ पे गिर जाता है। केड़ा के पिता ताऊ उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश भी होते हैं। तभी केड़ा की माँ भी आ जाती है और रोते रोते उसे गले लगाने लगती है। फिर केड़ा अपने पिता को एल्फा की जान बचाने के लिए कहता है और दोनों का उपचार किया जाता है। उसी समय एल्फा कुछ बच्चों को जन्म देती है। दरअसल एल्फा एक मादा भेड़िया होती है। यह सब देखकर केड़ा की नजरों में एल्फा के लिए और भी अधिक इज्जत पैदा हो जाती है, क्योंकि गर्भवती होते हुए भी एल्फा ने केड़ा का साथ नहीं छोड़ा था। कुछ समय बाद एल्फा और केड़ा साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं और पास में ही एल्फा के 4-5 बच्चे भी खेल रहे होते हैं। और कहानी के अंत में हम भेड़ियों और मनुष्यों को साथ में शिकार पर जाते हुए देखते हैं। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्यार और सहानुभूति से जंगली जानवरों का दिल भी जीता जा सकता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर